साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2020 महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें जो भी करंट अफेयर दिए गए हैं उसको संक्षेप में या कह सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसके सार संग्रह के रूप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला था इसमें कि अभी हाल ही में नए द्विवार्षिक चुनाव, चूँकि जो राज्यसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है, तो नए द्विवार्षिक चुनावों के पश्चात राज्यसभा में जो एनडीए है, मतलब जो बीजेपी के गठबंधन वाली जो पार्टी है, उसकी स्थिति पहले से मजबूत हुई, परंतु अभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी है। तो यह कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस तरीके से एक कथन के रूप में दे सकता है कि इसको एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, तो नहीं, इसको स्पष्ट बहुमत अभी नहीं मिला है। कुल मिलाकर 20 राज्यों से राज्यसभा के कुल मिलाकर 61 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में कितनी है, 245 है। अब इसमें बहुमत लाने के लिए कितना चाहिए, 123 चाहिए, और एनडीए के पास कितना है, 101 है। वर्तमान में 101 सीटें हैं एनडीए के पास, मतलब बहुमत से 22 सीटें कम है। जबकि यूपीए, मतलब जो कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टियां हैं, उनके पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 65 सीटें हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम क्या रखा गया है, कोवैक्सीन, इसके मानव परीक्षण को दवा नियामक जो संस्था है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग CDSCO कहते हैं, इसने मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई, उसका क्या नाम है, कोवैक्सीन। तो नाम पूछ सकता है। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए, मतलब जिन्होंने जो बीटेक डिग्री धारक हैं, तो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नया इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप चालू किया गया है। अब यह ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है, तो ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की जो घोषणा है वो 4 जून 2020 को की गई है। और इसमें कौन से मंत्रालय शामिल हैं, तो इसमें 2 मंत्रालय शामिल हैं। पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दूसरा है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। और ये जो ट्यूलिप योजना है, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम संबंधित है, इसका उल्लेख जो 2020-21 का जो बजट पारित किया गया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और इसके अंतर्गत जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यह 1 वर्ष का प्रशिक्षण है। और ये प्रशिक्षण या इंटर्नशिप कहाँ पे दी जाएगी, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर दिया जाएगा। मतलब उन जो इससे संबंधित जो भी निकाय हैं वहाँ पर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसके तहत जो टारगेट है ये है कि 2025 तक 1 करोड़ सफल इंटर्नशिप का लक्ष्य, मतलब 2025 तक 1 करोड़ जो बीटेक डिग्री धारक हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं। अगला है गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प हुई, और उसमें इस झड़प में क्या हुआ कि कर्नल सहित, भारत के सेना के कर्नल सहित भारत के 20 जवान जो हैं शहीद हुए हैं। अब प्रश्न उठता है ये घटना हुई कब है, तो यह घटना जो है 15 और 16 जून की मध्य रात्रि को हुई है। तो डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और यह जो गलवान घाटी या अवस्थित कहाँ पे है, तो ये गलवान घाटी जो है पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में यह जो पूरी घटना हुई है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC कहते हैं, उस पर अतिक्रमण को लेकर के यह पूरी घटना हुई है। तो याद रखिए गलवान घाटी कहाँ स्थित है, ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में हुआ था, और 65 में पाकिस्तान से हुआ था। आगे चलते हैं। तो ये जो झड़प हुई है, इसी के दृष्टिगत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में 59 चीनी ऐप्स, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उस पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पर संख्या महत्वपूर्ण, कितने पर लगाया गया, 59 पर। आगे चलते हैं। अगला है ओबीसी में उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि की गई है। और यह जो आयोग है, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया है, तो इसका गठन जो है आर्टिकल 340 जो कि ओबीसी से संबंधित है, उसके तहत
अक्टूबर 2017 में इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, तो न्यायमूर्ति जी रोहिणी को सौंपी गई है। और अब जो है रिपोर्ट जो 6 महीने की वृद्धि की गई, मतलब रिपोर्ट जो है 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। आगे चलते हैं। अगला है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग या इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। और ये जो रैंकिंग है इसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसके तहत 10 विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न जो शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान, उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। और यह जो रैंकिंग है विगत 5 वर्षों से अर्थात 2015 से जारी की जा रही है। और इसमें जो रैंकिंग दी जाती है वो 5 मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब ये 5 मानक कौन से हैं, तो ये 5 मानक भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम और चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पांचवा है परसेप्शन। तो ये पांचों ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब इसमें जो है ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो जो पहली रैंक प्राप्त किया है वो IIT मद्रास ने और सेकंड रैंक पे IISc बेंगलुरु है। अब यूनिवर्सिटी वर्ग की बात करें तो यूनिवर्सिटी वर्ग में जो है पहले नंबर पे IISc बेंगलुरु है, सेकंड नंबर पे JNU है और थर्ड नंबर पे BHU है। और यदि कॉलेज वर्ग में देखें तो नंबर 1 पे मिरांडा हाउस है। इंजीनियरिंग वर्ग की बात करें तो पहले नंबर पे IIT मद्रास है, दूसरे पे IIT दिल्ली है। यदि आप फार्मेसी वर्ग की बात करें तो इसमें दिल्ली में स्थित जो जामिया हमदर्द है ये फार्मेसी वर्ग में नंबर 1 पर है। मैनेजमेंट वर्ग में देखें तो IIM अहमदाबाद नंबर 1 पर है। वास्तुकला वर्ग में देखें तो IIT खड़गपुर नंबर 1 पर है। विधि संस्थान मतलब लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है नंबर 1 पर है। मेडिकल संस्थान की बात करें तो एम्स दिल्ली जो है ये नंबर 1 पर है। इसके अलावा दंत चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में यदि देखें तो इस कैटेगरी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि दिल्ली में स्थित है वो यहाँ पर नंबर 1 पर है। और यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो दंत चिकित्सा वाली कैटेगरी है वो इसी वर्ष 2020 वाले वर्ष में ही इसको शामिल किया गया है, इसके पहले इसको शामिल नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है कि भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसका अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया है। और यह भारत जो है 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात, मतलब इससे पहले जो है इसका अस्थायी सदस्य कब बना था, 2011-12 के लिए बनाया गया था। और इस बार जो है 2 वर्षों के लिए, मतलब जब भी कोई किसी का चुनाव होता है तो 2 वर्षों के लिए चुनाव होता है, तो 2 वर्षों के लिए यह 8वीं बार इसको चुना गया है। अब इसका जो कार्यकाल है भारत के सदस्यता का वो 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक यह चलेगा। और ऐसा नहीं कि केवल भारत को ही जो है अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है, भारत के साथ 4 अन्य देशों को भी यह अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। कुल मिला के 5 देशों को दिया गया है, तो एक तो भारत है ही है। इसके अलावा जो 4 देश हैं उसमें नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है और केन्या है। कई जगह प्रश्न पूछ सकता है कि किसको जो है अस्थायी सदस्यता 2020 जो ये 2021-22 के लिए नहीं प्रदान की गई है। तो 5 नाम याद रखिए, भारत, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। और यहाँ पर एक चीज़ और फैक्ट याद रखिए कि पहली बार जो भारत को अस्थायी सदस्यता दी गई थी, कब दी गई थी, 1950 और 1951 के सत्र के लिए, अर्थात 2 वर्ष के लिए। और अभी तक सर्वाधिक किस देश को जो है अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है सुरक्षा परिषद में, तो आपका उत्तर होगा जापान, जिसे 11 बार प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है, तो इसको सिडनी स्थित, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में कुल 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और इसमें जो सबसे पीस मतलब शांति वाला जो देश है वो कौन सा है, आइसलैंड है। मतलब नंबर 1 पर शांति में आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है और तीसरे पे पुर्तगाल है। तो तीनों क्रम याद रखिएगा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल। अब बात उठती है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 139 है। 163 देशों में 139 है। जबकि 2019 में, मतलब इससे पहले जब इसकी रैंकिंग आई थी तो उस समय भारत की रैंकिंग कितनी थी, 141 थी।
मतलब कि पिछले वर्ष से इस वर्ष जो है 2 अंकों का या 2 स्थानों का सुधार हुआ है। तो 2019 में 141 और इस बार 139 है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। 2 अंकों को सुधार हुआ तो है भारत के रैंकिंग में, परंतु यह कोई बेहतर रैंकिंग नहीं है। अभी भी भारत जो है वो अति निम्न शांति वाले देश की जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है। अति निम्न शांति मतलब यहाँ पर शांति की कमी है एक प्रकार से। आगे चलते हैं, अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। तो यहाँ पर भी प्रश्न उठता है, इसको जारी कौन करता है, तो इसको स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कुल 63 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें पहली पोजीशन पर जो है सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। तो सिंगापुर, डेनमार्क और फिर थर्ड पर स्विट्जरलैंड है। अब भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है 43 है, 63 देशों में 43 है, जबकि इससे पहले अर्थात 2019 में भी 43 थी। मतलब पिछले वर्ष से इस वर्ष में भारत के रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2019 में 43 था, 43, और 2020 में भी 43 है। और इसमें जो 63वां मतलब अंतिम पोजीशन किसको दिया गया है, वो वेनेजुला को दिया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यदि आप जो ब्रिक्स देश, जो 5 देश हैं, ब्रिक्स देशों में केवल चीन की स्थिति जो है वो भारत से बेहतर है, बाकी अन्य की स्थिति जो है भारत से नीचे ही। मतलब कि जो ब्राज़ील है, रूस है और दक्षिण अफ्रीका, उनकी रैंकिंग जो है भारत से नीचे है। आगे चलते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल शिखर वार्ता संपन्न हुई है। कब हुई है यह वार्ता, तो यह वार्ता 4 जून 2020 को हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। और दोनों देशों के बीच संपन्न रणनीतिक या कहें सामरिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उन्नत या अपग्रेड किया गया। मतलब जो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको अब जो है अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है ये जो मीटिंग हुई है या जो बैठक हुई है, इसमें म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट या इसे शॉर्ट में हम लोग कहें MLSA, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिएगा कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे चलते हैं, रूस की विजय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाई जाती है, तो रूस की विजय दिवस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इस परेड में जो है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। तो यह जो विजय दिवस होती है यह प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाई जाती है। अब यह विजय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, यह मनाया क्यों जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ USSR की विजय के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष रूस के द्वारा 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। और यह आयोजन होता कहाँ है, तो मास्को वहाँ की राजधानी है, तो मास्को के जो रेड स्क्वायर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी, जिसकी परेड को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। मतलब ये जो परेड होनी थी वो आपकी 9 मई को होनी थी, परंतु इसको कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया गया और इसका आयोजन बाद में 24 जून को किया गया। यह परेड जो है 24 जून को किया गया और इसमें भारत सहित 17 विभिन्न देशों की सैन्य टुकड़ियाँ शामिल हुई और भारत की तीनों सेनाओं की 75 सदस्यीय टुकड़ी यहाँ पर शामिल की गई है। और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि विगत 4 माह में जो कोरोना काल चल रहा है, तो विगत 4 माह में कोई विदेश यात्रा करने वाले भारत के जो पहले जो मंत्री रहे कौन से हैं, राजनाथ सिंह। मतलब अभी तक कोई मंत्री विदेश यात्रा नहीं कर रहा था, तो पहले ये जो विगत 4 माह है कोरोना पीरियड का, इसमें पहले मंत्री कौन हुए हैं, राजनाथ सिंह हुए। और कहाँ की यात्रा की, रूस की। आगे चलते हैं, अगला है भारत के निर्णय के तहत भारत व पाकिस्तान के उच्चायोगों में जो उच्चायोग हैं उसमें कर्मियों की संख्या में 50% की कटौती की गई है। अब यह निर्णय कब लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है जून 2020 में। इसका कारण क्या था, इसका कारण दिल्ली उच्चायोग में
तैनात पाकिस्तानी कर्मियों की जासूसी में लिप्तता व आतंकी संगठनों से मेलजोल को बताया गया है। और जो उच्चायोग में जो कर्मचारी होते हैं या जो राजनयिक होते हैं, इनसे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका नाम क्या है, वियना संधि। तो याद रखिएगा वियना संधि किससे संबंधित है, तो यह राजनयिकों व चांसलर अधिकारियों के साथ व्यवहार के संबंध में यह संधि कार्य करती है। आगे चलते हैं। तो टेरर फंडिंग रोकने में विफलता के चलते पाकिस्तान जो है FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हिंदी में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कहते हैं, इसकी ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। मतलब इसकी पोजीशन को पहले भी यह ग्रे सूची में था, अभी भी ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। और इसको ग्रे सूची में डालने का जो निर्णय था कब लिया गया था, तो जून 2018 में पेरिस में लिया गया था। मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में जून 2018 में लिया गया था। और जो वर्तमान बैठक अभी हुई है, इसकी अध्यक्षता या यह बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, जून 2020 में बीजिंग, चीन के बीजिंग में की गई है। और जो आगामी बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, जर्मनी में, जुलाई 2020 से जुलाई मतलब जो अगली होगी वो जर्मनी में होगी। और जुलाई 2020 से एक वर्ष के लिए इस अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता जो है वो जर्मनी संभालेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसी में FATF के बारे में बात कर लें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में। तो इसकी स्थापना G7 जो देश है उनकी, G7 देशों की पहल पर इसका गठन 1989 में 1989 में किया गया था। और इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें भारत सहित 39 सदस्य हैं, भारत सहित 39 सदस्य हैं। और इसके अलावा इसमें 2 क्षेत्रीय संघ भी शामिल हैं। मतलब 2 क्षेत्रीय संगठन कौन कौन सा, एक तो आपका यूरोपियन यूनियन है, दूसरा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC भी इसमें शामिल है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। और इसमें 3 देश जो है पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो FATF संगठन है इसमें भारत भी सदस्य के रूप में शामिल है। आगे चलते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में दोबारा कराए गए चुनाव में लजारूस चकवेरा नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो जो लजारूस चकवेरा हैं ये यहाँ के मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। और ये किस पार्टी के हैं, तो ये मलावी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर पहले भी चुनाव हुआ था परंतु उसमें कुछ आरोप लगाए गए तो दोबारा से चुनाव कराया गया था। मलावी की बात करें तो मलावी जो है ये एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी लिलोंगू है। क्या है, लिलोंगू है। ये आपका लिखा है, इसको जैसा भी आप उच्चारण करना चाहें उच्चारण कर सकते हैं। और इसके अलावा मलावी जो है एक स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके पड़ोसी कौन से हैं, तो आप मैप में इसको आप देखेंगे, इसके पड़ोस में आपका जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक है। तो पड़ोसी कौन से हैं, जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। इसके अलावा यहीं पर लेक मलावी या लेक न्यासा झील भी है जिसकी सीमा मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक इन तीनों देशों के से टच करती है। और यह जो लेक मलावी या लेक न्यासा है यह भ्रंश घाटी में स्थित है। मतलब भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। और इसके अलावा जैसे कि कर्क रेखा है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो कई बार पूछा जाता है नहीं कौन सी रेखा इससे गुजर रही है, तो याद रखिए मलावी से कोई भी रेखा, इन तीनों में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं। RIC अर्थात रूस, भारत व चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय डिजिटल वार्ता जो है 23 जून 2020 को हुई है। और इसमें भारत चीन सीमा पर जून 2020 को सेनाओं के टकराव के पश्चात इस डिजिटल बैठक को या डिजिटल वार्ता को संपन्न किया गया है। आगे चलते हैं। हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या इसको इंग्लिश में कहें तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया गया है। और यह लागू कब से किया गया है, चीन सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 से किया गया है। और इसके लिए चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये जो अधिनियम था इसको पारित किया गया। और इसकी खास बात क्या है कि हांगकांग सरकार के अधिकार क्षेत्र से या बाहर, मतलब हांगकांग सरकार जो है इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर कोई भी मतलब चीज़ें नहीं कर सकती है। इसके अलावा चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति इस लॉ के द्वारा प्रदान कर दी गई है। और यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि हांगकांग जो है हांगकांग ब्रिटिश शासन से 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत
चीन के साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश दो व्यवस्था लागू होती है और यह व्यवस्था 2047 तक के लिए लागू की गई है। आगे चलते हैं, अब कुछ हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार के संशोधित अनुमान है उससे अर्थात एस्टिमेटेड जो अनुमान है उससे भी अधिक रहा है। यह ऐसा बताया गया है किसमें, कैग रिपोर्ट, जो कैग की रिपोर्ट है उसमें यह चीज़ बताया गया है। यदि आप देखें जो लक्ष्य था वो 3.3% था, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.3% था। इसको बाद में संशोधित किया गया, तो संशोधित लक्ष्य जो अनुमान रखा गया था 3.8%, जबकि जो राजकोषीय घाटा आया है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, वो कितना आया है 4.6%, मतलब जो अनुमानित था, संशोधित लक्ष्य जो अनुमानित किया गया था उससे ज़्यादा है। जबकि जो राजस्व घाटा है, रेवेन्यू, ये फिस्कल डेफिसिट है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा, वो कितना रहा है जीडीपी का 3.27% रहा है। आगे चलते हैं, देश के सभी शहरी सहकारी बैंकों व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के सुपरविजन में ले आया गया है। मतलब अब इन पर आरबीआई के जो भी नियम कायदे हैं वो लागू होंगे। और इसको लाया कैसे गया है, तो एक अध्यादेश के जरिए यह चीज़ लागू की गई है। अब आरबीआई के सभी बैंकिंग नियम जो हैं यहाँ पर लागू होंगे। तो किसको शामिल किया गया है, शहरी सहकारी बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को। आगे चलते हैं, अब जो है वर्तमान में 20 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र जो हैं वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के दायरे में आ गए हैं। इसमें अभी 1 मई 2020 को जो है कुछ राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली है। और ऐसी योजना है कि मार्च 2021 तक पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसके अलावा याद रखिएगा कि यह जो अनाज बांटने वाली प्रक्रिया है, इसको अनाज किस के तहत बांटा जाता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसके तहत ही यह योजना लागू की गई है। आगे चलते हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए नई ऋण योजना लाई गई है, जिसका नाम क्या है, पीएम स्वनिधि अर्थात पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसको जो है मंजूरी या लागू कब किया गया है, 1 जून 2020 को। और इसके तहत जो है ऋण कितना दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये का कार्यशील ऋण, पूंजी ऋण इनको उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए किसी जमानत या गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। और इस योजना के लिए जो बजट रखा गया है वो कितना रखा गया है, 5,000 करोड़ रुपये रखा गया है। आगे चलते हैं, 2019-20 में बागवानी उपजों का रिकॉर्ड उत्पादन होगा, ऐसा कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में व्यक्त किया गया है। और याद रखें कि बागवानी उत्पाद में आपका फल है, सब्जी है, मसाला है, फूल इत्यादि आ जाते हैं। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, तो 2018-19 में जो बागवानी फसलों से संबंधित जो क्षेत्र था वो कितना था, वो मिलियन हेक्टेयर में 25.43 मिलियन हेक्टेयर था। जबकि जो 2019-20 में कितना रहा है, 25.66%, मतलब 0.9% की वृद्धि हुई है क्षेत्र में। जबकि 2018-19 में कुल उत्पादन कितना हुआ था, तो 310.74 मिलियन टन हुआ था, जबकि 2019-20 में 320.48 मिलियन टन, कुल मिलाकर 3.13% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरी उपज रही है इसमें बागवानी फसलों, जिसमें कि आपके सुपारी, काजू, कोको, नारियल इत्यादि आते हैं, तथा मसालों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। अन्य में तो वृद्धि हुई है, परंतु दो चीज़ों में, बागवानी फसलों और मसालों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के बारे में। तो लगातार निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के चलते भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA-2 से घटा करके BAA-3 कर दिया गया है। तो याद रखिए किस पर कर दिया गया, BAA-3 कर दिया गया है और इसको 1 जून 2020 से किया गया है। और यह जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे निचली ग्रेडिंग होती है। अगर इससे भी नीचे जाएगा तो जंक ग्रेड में आ जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में। और ऐसा नहीं कि यह कटौती जो की गई है यह महामारी के कारण की गई, नहीं, ये पहले से जो स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं उसकी वजह से किया गया है। इसके अलावा
जनवरी माह 2020 में केवल 3.1% की वृद्धि, जो विगत 8 वर्षों में किसी भी तिमाही में न्यूनतम थी। तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी, इसकी वजह से यह ग्रेड घटाया गया है। इसके अलावा जो एक आउटलुक रिपोर्ट है, आउटलुक ऋणात्मक जो रखा गया था पहले, उसको आउटलुक को ऋणात्मक पर ही बरकरार रखा गया है। आगे चलते हैं। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2020 के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। और यह जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया कि वैश्विक जीडीपी में 5.2% की सिकुड़न अर्थात निगेटिव वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। मतलब जो जीडीपी है वो निगेटिव में रहेगी। और इसमें यह भी बताया गया कि चीन के अतिरिक्त लगभग सभी देशों या क्षेत्रों में 2020 में आर्थिक सिकुड़न अर्थात निगेटिव वृद्धि का अनुमान है। केवल चीन ही जो है जहां पे पॉजिटिव वृद्धि रहेगी, बाकी अन्य देशों में निगेटिव वृद्धि होगी। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह अब तक की सबसे भीषण मंदी अर्थात रिसेशन है। और इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो अनुमान व्यक्त किया गया जीडीपी में, वो ऋणात्मक वृद्धि जो कितनी रहेगी, वो -3.2% अनुमानित की गई है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020, ऊपर हमारा क्या था, प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट था, तो उसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। जब आउटलुक रिपोर्ट रहेगी तो याद रखिएगा इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना संक्रमण की मार पड़ी है और इसके अनुसार जो वैश्विक वृद्धि है वो निगेटिव रहेगी, मतलब नकारात्मक वृद्धि रहेगी। कितनी? -4.9% रहेगी। और जो पहले अनुमानित थी वो कितनी थी? 3.3% थी। और इसमें भारत के लिए कितना अनुमानित किया गया है? भारत की भी जो वृद्धि है वो माइनस में रहेगी, -4.5% अनुमानित की गई, जबकि पहले जो इसका अनुमान था 5.8% पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव में चला गया है। आगे चलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो यहाँ भी हमें पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट को है जारी कौन करता है। तो इसको अंकटाड नामक संस्था, अंकटाड जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि इसमें FDI जो फॉरेन डेवलपमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसके अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के बारे में बताया जाता है। तो इसमें बताया क्या गया? इसमें बताया गया कि 2017 की तुलना में 2018 में FDI के वैश्विक अंतर प्रवाह अर्थात इनफ्लो में 13% की गिरावट, वहीं 2019 में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पर देखें, ये सर्वाधिक अंतर प्रवाह वाले देश, मतलब सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले देश कौन है? तो इसमें सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे पे सिंगापुर है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, और दूसरे पे चीन है, और तीसरे पे सिंगापुर है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है वो 9वें पोजीशन पर है। और भारत को कितनी FDI प्राप्त हुई है? कुल $51 अरब की। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, तो 2019 में 2018 की तुलना में जो FDI आई है वो कितना अधिक है? 21% अधिक है। मतलब 2018 की तुलना में 2019 में 21% अधिक FDI भारत को प्राप्त हुई है। और वहीं 2019 में FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत की 9वीं रैंकिंग रही, जबकि 2018 में 12वीं रैंकिंग रही, अर्थात 3 अंकों का सुधार हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग सर्वाधिक बाह्य प्रवाह आउटफ्लो वाले देश, मतलब किन देशों से सर्वाधिक FDI अन्य देशों में जाती है, तो इसमें जो है नंबर 1 पर जापान है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे नीदरलैंड और चौथे पे चीन है। इसके अलावा यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि कोरोना संक्रमण के चलते 2020 में FDI अंतर प्रवाह में 40% गिरावट जो है अनुमानित किया गया था। 2005 के बाद पहली बार $1 ट्रिलियन से भी कम की संभावना व्यक्त की गई है इस कोरोना महामारी की वजह से। अब थोड़ा सा हम लोग अंकटाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह UN का अर्थात यूनाइटेड नेशन का व्यापार एवं निवेश से संबंधित एक निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो याद रखिएगा यह UN से, यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है
वो विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता करना है। याद रखिएगा अंकटाड में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें 195 देश जो हैं सदस्य के रूप में शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसका जो सम्मेलन है प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है। तो जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, जो लेटेस्ट अभी सम्मेलन हुआ था या होगा आगे, वो अक्टूबर 2020 में होगा, ठीक है। और जो पहले हो चुका है वो कब हुआ था, जुलाई 2016 में 14वां अंकटाड सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केन्या के राजधानी नैरोबी में। और जो आगामी होने वाला है अक्टूबर 2020 में वो 15वां रहेगा और कहाँ पे, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में होगा। आगे चलते हैं, भारत में दूरसंचार के परिदृश्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े बताए गए हैं वो जनवरी 2020 के अंत तक की स्थिति को बताया गया है। और ये जो पूरे आंकड़े हैं इसके संदर्भ में वो दूरसंचार नियामक निकाय ट्राई के आंकड़े, मतलब इसके द्वारा आंकड़े बताए गए हैं। इसमें बताया गया कि टेलीफोन कनेक्शनों में कमी दर्ज की गई है और टेली डेंसिटी है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। टेली डेंसिटी में गिरावट दर्ज की गई और वर्तमान में कितना है, 87.45 है। अब ये टेली डेंसिटी क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। तो टेली डेंसिटी का मतलब है कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या। तो आपसे यदि टेली डेंसिटी पूछेगा तो यहाँ पर ये जो 100 अंक है, मतलब 100 व्यक्तियों की जो संख्या है, इसको 100 कर सकता है, 1000 कर सकता है, लाख कर सकता है, तो इस प्रकार वेरी कर सकता है। तो याद रखिएगा 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और सर्वाधिक टेली डेंसिटी की बात करें तो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है, 280.11 है। और न्यूनतम कहाँ पे है, बिहार में है, 53.07। तो यदि न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम सबसे सर्वाधिक कम बिहार में है। उससे दूसरे पोजीशन पर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है 67.1। और तीसरे पोजीशन पर कौन सा है, एमपी है 67.15। तो यह क्रम याद रखिएगा। और पहले पे कौन सा है सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाला, दिल्ली है। आगे चलते हैं, इसी में सर्वाधिक मार्केट शेयर वाली कंपनी कौन सी है टेलीफोन से संबंधित, तो या दूरसंचार से संबंधित, तो रिलायंस जियो है, जो कि टोटल मार्केट का जो है वो 32.56% शेयर इसके पास है। जबकि दूसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है, तीसरे पे एयरटेल है, चौथे पे बीएसएनएल है और पाँचवें पे एमटीएनएल है। आगे चलते हैं, 2019-20 में चीनी जो शुगर होता है उसके उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो सीधे फैक्ट पूछ सकता है कि 2019-20 में चीनी के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, नहीं, गिरावट दर्ज की गई है। तो 2018-19 की तुलना में चालू चीनी वर्ष, अब यह जो चीनी वर्ष है याद रखिए कब से कब तक चलता है, तो चीनी वर्ष अक्टूबर से सितंबर के महीने में चलता है, अक्टूबर से सितंबर चलता है। तो चालू चीनी वर्ष 2019-20 में देश में चीनी उत्पादन में 21.7% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2018-19 में जो उत्पादन था कितना था, 332 लाख टन था, जबकि 2019-20 में जो अनुमानित कितना 273 लाख टन, मतलब 21.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा याद रखिएगा चीनी उत्पादन में यदि आप विश्व स्तर पर देखें तो चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश है, ब्राज़ील है, और दूसरे पे भारत है। अब भारत में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, तो नंबर 1 पे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। तो कई बार आपसे भारत में ही क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है कि राज्यों का क्रम चीनी उत्पादन के दृष्टिगत लगाइए। तो नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। आगे चलते हैं, अगला है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकलन किया गया है, इसमें कोरोना के प्रभाव की वजह से, तो जो कोरोना का प्रभाव पड़ा है, तो इसमें देख लेते हैं। जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO है, इसने 2019-20 में GDP जो बताई थी वो कितनी बताई थी, 4.2% रहने की अनुमान व्यक्त किया था। ठीक है, ये शुरू में ही व्यक्त किया था जब कोरोना महामारी या कोरोना का प्रकोप इतना नहीं फैला था या इतना असर नहीं हुआ था, तो जो कि विगत 11 वर्षों में सर्वाधिक कम है, मतलब सबसे कम है। वहीं मूडीज़ ने निगेटिव कितना बताया है, -4% वृद्धि रहने की बात कही है। फिच ने -5% और S&P जो रेटिंग एजेंसी उसने -5% ही बताया है। आगे चलते हैं,
गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको 26 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था, इसे नवंबर 2020 तक जो है इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया, मतलब अब यह नवंबर 2020 तक चलेगा। इसमें 5 माह की वृद्धि की गई। पहले यह जो योजना थी वो 3 महीने के लिए लाई गई थी, 26 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए, परंतु अब इसको 5 माह बढ़ा करके कब तक कर दिया गया, नवंबर 2020 तक के लिए। और इसके अलावा ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज में गेहूं या चावल व प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल व चना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 5 किलोग्राम अनाज है वो प्रति व्यक्ति है, एक व्यक्ति को परिवार में। तो यदि किसी परिवार में 4 लोग हैं तो मतलब 5 चौक 20, तो 20 किलो मिलेगा चावल या गेहूं। और परंतु जो दाल या चना है वो पूरे एक फैमिली को, पूरे परिवार को 1 किलो दिया जाएगा। यहाँ पे प्रति व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने सामान्य बीमा कंपनियों को कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की अनुमति दी है। और यह पॉलिसी कितने महीनों के लिए होगी, तो 3 से 11 महीनों की यह हेल्थ पॉलिसी प्रारंभ करने की बात कही गई है। और ये जो पूरे दिशा निर्देश हैं 31 मार्च 2021 तक ये दिशा निर्देश वैध होंगे, वैलिड होंगे। अब कुछ नवीनतम सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं, जैसे कि कुछ जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। इसमें है अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल हैं, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब ये अपने पद पर 30 जून 2021 तक कार्य करेंगे। अगला है सिंगापुर के डॉरेन तोंग जो हैं, इनको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो कि जिनेवा में स्थित है, इसके नए महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। और इन्होंने डॉक्टर फ्रांसिस गुरी का स्थान ग्रहण किया गया और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। आगे चलते हैं। चार्ल्स ब्राउन जूनियर ये अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत मतलब ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ चुने गए हैं। तो नाम क्या है, चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अगला है गायत्री ईश्वर कुमार। तो गायत्री ईश्वर कुमार जो है, इन्हें यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार, इनको फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता, इनको स्विट्जरलैंड में भारत का नई राजदूत बनाया गया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे, तो इंद्रमणि पांडे जो हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, तो जिनेवा स्थित कार्यालय तथा जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के नए राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और यही एक फैक्ट और याद रखिएगा कि TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जिनेवा स्थित जो कार्यालय है वहाँ के लिए जो है इंद्रमणि पांडे हैं, जबकि जो आपका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है वहाँ पर भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, TS त्रिमूर्ति को। आगे चलते हैं। श्रीकांत माधव वैद को भारतीय तेल निगम IOC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा पुरस्कार या सम्मान को देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है किरण मजूमदार साहब। ये बायोकॉन जो कंपनी है उसकी हेड हैं और इनको अर्स्ट एंड यंग के विश्व सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की पहली महिला हैं तथा यदि विश्व स्तर पर देखें तो विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला हैं और भारत की तीसरी उद्यमी, मतलब व्यक्ति के रूप में देखें तो तीसरी हैं, महिला के रूप में पहली हैं। ठीक है। इनके पहले 2005 में NR नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके अलावा 2014 में उदय कोटक को यह पुरस्कार दिया गया था। जबकि यह विश्व की दूसरी है तो पहली कौन थी, तो पहली सिंगापुर की ओल्विया थी, जिनको 2011 में यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। जावेद अख्तर, इनको न्यूयॉर्क स्थित सेंटर फॉर इंक्वायरी के द्वारा रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे संगीत है, सिनेमा है इत्यादि में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने या उसकी रक्षा हेतु यह प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रतन लाल, तो डॉक्टर रतन लाल जो है एक मृदा वैज्ञानिक हैं
और ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के बारे में। तो यह जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 है, इस पुरस्कार का जो वितरण है वो कोरोना महामारी की वजह से इस पुरस्कार वितरण को रद्द कर दिया गया और यह अभी तक के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतिहास में तीसरा अवसर है जब इस पुरस्कार वितरण को रद्द किया गया है। सबसे पहले 1970 में वित्तीय संकट की वजह से रद्द किया गया था और फिर 1990 में फिलीपींस में जो भीषण भूकंप आता है उसके वजह से इसको रद्द किया गया था। और ध्यान रखिएगा यह इसका जो पहला पुरस्कार मतलब पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था, 1958 में। और यह दिया क्यों जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे जो कि यहाँ के राष्ट्रपति थे उनकी पुण्यतिथि पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है 1998 में प्रदान किया गया था, 1998 में। और इसके अगले साल अर्थात 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ प्रमुख लोगों के निधन की बात कर लेते हैं, किनका निधन हुआ है। तो बॉबी मोरे 84 वर्ष के थे, ये अमेरिका के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पियरे नकुरुजिजा ये 56 वर्ष के थे, ये बरूंडी के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति रहते ही इनका देहांत हुआ या मृत्यु को प्राप्त हुई है। अगला है बासु चटर्जी 93 वर्ष के थे, ये बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक थे जिनका निधन हुआ। वाजिद खान ये संगीतकार थे और इनके पिता का नाम क्या था, प्रसिद्ध तबला वादक शराफत अली खान। तो साजिद वाजिद दोनों भाई थे, इसमें जो बड़े वाले वाजिद खान थे उनका ही देहांत हुआ है। अगला है सरोज खान। सरोज खान जो है थी ये कोरियोग्राफर थी और इन्हें मदर ऑफ कोरियोग्राफी भी कहा जाता है और इनको पुरस्कार के तौर पर 3 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और इनका जो मूल नाम था क्या था, निर्मला नागपाल था। आगे चलते हैं, अब कुछ जो प्रमुख दिवस होते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो 2020 में जो मनाया गया या दूसरा मनाया गया, पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और यह जो है 2002 से मनाया जा रहा है और इस बार जो थीम थी वो क्या थी, चिल्ड्रंस शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स थी। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस होता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस होता है। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस होता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को फादर्स डे होता है और 21 जून फिक्स नहीं है, यह प्रत्येक वर्ष जो है जून का जो तीसरा रविवार होता है उसी दिन मनाया जाता है और 2020 में 21 जून को जून का तीसरा रविवार पड़ा तो फादर्स डे था। और 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है वो क्या थी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। और यह जो है 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। और 21 जून की जो तारीख है इसको चुनने का रीज़न ये है कि उत्तरी गोलार्ध में ही भारत आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है। इसके अलावा 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और इसके अलावा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद 26 जून को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 जून को यदि देखें तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थात MSME दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को संथाल हूल दिवस, जो संथाल आंदोलन होता है या जो संथाल विद्रोह होता है वो 1855-56 में होता है। आगे चलते हैं, एक समिति है बिमल जुल्का समिति, देख लेते हैं यह समिति किस लिए है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित फिल्म मीडिया के विवेकीकरण एवं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI, सत्यजीत रे फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल व नेशनल फिल्म आर्chives,
ऑफ इंडिया आदि स्वायत्त संस्थानों के लिए सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो किस कमेटी का? बिमल जुल्का समिति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इसने अभी हाल ही में 2 जून 2020 को अपनी रिपोर्ट जो है मंत्रालय को सौंप दी है। अब कुछ दुर्घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो असम के तिनसुकिया जिले में एक तेल कुएं में आग लग गई। इस तेल कुएं का नाम क्या है? बागजान तेल कुआं, जो कि असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है। और यह तेल कुआं जो है ऑयल इंडिया का था। और यह घटना कब होती? 9 जून 2020 को। तो याद रखिएगा बागजान तेल कुआं या तिनसुकिया कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के संयंत्र में बॉयलर फटा। और यह नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित था? तो तमिलनाडु के कुड्डालोर जो जिला है वहाँ पर यह स्थित है। और यह घटना 1 जुलाई 2020 को होती है। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे पहला है, म्यूचुअल फंड्स की खरीद व हस्तांतरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 1 जुलाई 2020 से आरोपित की गई है। तो यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 2020। और इसके तहत जो डेप्ट है वह इक्विटी दोनों तरह के म्यूचुअल फंड्स पर यह स्टाम्प ड्यूटी दे होगी, मतलब देना पड़ेगा। अगला है कैथी सुल्विन। कैथी सुल्विन जो है 64 वर्षीय महिला है। ये पहली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, मतलब महिला के तौर पर ये पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जो है कब गई थी? 1984 में। वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि ये जो है सर्वाधिक गहराई पर स्थित मरियाना ट्रेंच में 35,810 फीट नीचे जो चैलेंजर डीप है उसकी सतह पर ये गई और 1-1.5 घंटे वहाँ पर ये थी। तो ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली महिला है। ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली महिला है और व्यक्ति के रूप में ये 8वीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर में दरबार मूव के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उठता है कि दरबार मूव क्या होता है, या पूछा जाता है दरबार मूव क्या होता है और दरबार मूव कहाँ से संबंधित है। तो दरबार मूव जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और होता क्या है, जैसा कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और एक शीतकालीन राजधानी जम्मू है। तो मई से अक्टूबर तक जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है वो श्रीनगर रहती है, मतलब जो ऑफिस इनका जो होता है सरकारी कार्यक्रम करने का वो आपका मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में रहता है। और फिर जो शीतकालीन राजधानी रहती है वो नवंबर से अप्रैल तक कहाँ पर रहती है? जम्मू कश्मीर में। इस समय ऑफिस कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में रहता है। तो इसका ये जो इसी को मतलब जो शिफ्ट किया जाता है श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर, इसे ही क्या कहते हैं? दरबार मूव कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब होता है? तो 1872 ईस्वी में महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में 1872 में। और यह चर्चा में इसलिए आया था कि लॉकडाउन की वजह से जो दरबार मूव मई में हो जाना चाहिए था वो मई की जगह जून के अंत में किया गया। अब कुछ राज्य समाचार देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया। कब? 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और यह जो योजना लाई गई है वो प्रवासी मजदूरों व दैनिक मजदूरों के लिए लाई गई है जिससे उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। अगला है यूपी के बारे में कि सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट के द्वारा। तो इसमें जैसे कि जो सीआईएसएफ होते हैं वो जो इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज होते हैं या जो सरकारी संस्थान जैसे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होती है। उसी प्रकार से प्रदेश में स्थित जो भी इस प्रकार के संस्थान होंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ को प्रदान की जाएगी। अगला है कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में चलते हैं तो उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पर जो है अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर यहाँ पर हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह जो रिपोर्ट है इनकी गणना का वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हाथियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? वर्तमान में 2026 हो गई है, जबकि इससे पहले 2017 में 3 वर्ष पहले जब 2017 में गणना की गई थी उसमें 1839 हाथी थे। इस समय 2026 हो गए हैं, मतलब 187 हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
और यह वृद्धि परसेंटेज में कितनी हुई, 10.17% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर है, तो कॉर्बेट रिजर्व जो पार्क है, नेशनल पार्क, वहाँ पर स्थित है। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में वहाँ पर है। आगे चलते हैं, इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना जो है यह राजस्थान से संबंधित है और वहाँ के प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यह योजना लाई गई है। इसके पहले वहाँ पर एक अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी वसुंधरा राजे की, उनकी गवर्नमेंट में, जिसका कार्यक्रम जो है कुछ समय पहले ख़त्म हुआ है। उसी के बाद उसी तरीके की योजना लाई गई, इंदिरा रसोई योजना। याद रखिएगा, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए। अब खेलकूद से संबंधित कुछ चीज़ों को देखें तो कोरोना महामारी के दौरान पहली टेस्ट श्रृंखला जो है किसके किसके मध्य खेली गई है, तो वेस्ट इंडीज व इंग्लैंड के बीच खेली गई है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, इंग्लैंड में किया गया है, और 3 टेस्ट मैच इसमें खेले गए हैं। और यह जो पूरा मैच हुआ है बिना दर्शकों का खेला गया है। अगला है भारत के नितिन मेनन। भारत के नितिन मेनन जो हैं वो आईसीसी के अंपायरों के जो इलीट पैनल में उसमें शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं 2020-21 का जो सत्र है उसके लिए। इससे पहले जो भारतीय कौन थे, वो श्रीनिवास वेंकट राघवन थे, जो कि 2002 से 2004 तक इस एलीट पैनल में शामिल थे। फिर जो इनके बाद दूसरे थे सुंदरम रवि थे, 2010 से 2019 तक एलीट पैनल में शामिल थे। और ये तीसरे हैं नितिन मेनन। तो तीनों लोगों के नाम याद रखिएगा। इसके अलावा आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, मतलब अपना पद छोड़ दिया है। तो अब इनका जो है 2 कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। तो अब अभी क्या है, अगला चुनाव हो नहीं पाया है, तो जब तक नया चेयरमैन नहीं चुना जाता तब तक अंतरिम जो चेयरमैन है वो कौन है, हांगकांग के इमरान ख्वाजा हैं। और याद रखिएगा, शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल यहाँ पर चेयरमैन के रूप में पूरे किए थे। और कोई भी व्यक्ति जो है अधिकतम 3 कार्यकाल ही मतलब चेयरमैन के रूप में यहाँ पूरे कर सकते हैं। तो इन्होंने 2 कार्यकाल के बाद ही जो है इस पद को छोड़ दिया। अगला है अप्रैल 2019 में दोहा में संपन्न एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धाविका गोमती मरीमुथु का पदक जो है प्रतिबंधित दवा के सेवन के चलते छीन लिया गया है। और यह जो निर्णय लिया गया है वह है वर्ल्ड एथलेटिक्स डिसिप्लिनरी जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा टूर्नामेंट था एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें उस समय जो है भारत ने 3 स्वर्ण जीते थे। अब चूंकि 1 स्वर्ण जो है इनका वापस ले लिया गया, तो अब कितने स्वर्ण हो गए, 2 स्वर्ण पदक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो अगस्त महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन थी, जो भी उसमें करंट अफेयर थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।